ध्वनिर्वर्णापदं वाक्यमित्यास्पदचतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादिभेदे वाग्देवीं तामुपास्महे। मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय के तकनीकी विभाग का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC प्रस्तुत करता है समाजशास्त्र विषय पर आधारित ध्वनि कार्यक्रम GS घुरिये का भारत विद्याशास्त्र उपागम GS घुरिये's इंडोलॉजी। ये कार्यक्रम BA समाजशास्त्र के तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए प्रथम प्रश्न पत्र समाजशास्त्रीय विचारक की चौथी इकाई पर आधारित है। इस कार्यक्रम की विषय विशेषज्ञ हैं डॉक्टर माधवी लता दुबे। आप समाजशास्त्र विषय की प्राध्यापक हैं। इस कार्यक्रम का ध्वनि मुद्रण, संपादन और प्रस्तुतिकरण किया है अमर बहादुर यादव ने। तो श्रोताओं, आइए सुनते हैं ध्वनि कार्यक्रम GS घुरिये का भारत विद्याशास्त्र उपागम GS घुरिये's इंडोलॉजी। मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय की BA तृतीय वर्ष समाजशास्त्र की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम BA तृतीय वर्ष समाजशास्त्र के प्रथम प्रश्न पत्र की इकाई 4 से प्रमुख भारतीय समाजशास्त्री चिंतक में GS घुरिये के विचारों को जानने का प्रयास करेंगे। पाठ्यक्रम के आधार पर GS घुरिये के भारत विद्याशास्त्र उपागम यानी इंडोलॉजिकल अप्रोच, इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। आज के इस व्याख्यान में आप समझ सकेंगे भारत विद्याशास्त्र उपागम यानी इंडोलॉजिकल अप्रोच क्या है, GS घुरिये का प्रमुख समाजशास्त्रीय योगदान क्या है, इंडोलॉजिकल अप्रोच में इन्होंने किस तरह से भारतीय समाज के बारे में अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत किया, और अंत में हम समीक्षात्मक मूल्यांकन करेंगे। तो आइए क्रमशः हम अलग अलग पहलुओं पर चर्चा करेंगे, जैसा कि हमारे आज के व्याख्यान का उद्देश्य है। विद्यार्थियों, किसी भी विचारक के संदर्भ में जब विचार प्रस्तुत किया जाता है तो हमें उनकी पृष्ठभूमि के बारे में भी जानना चाहिए। दूसरी बात यह कि भारत के प्रमुख समाजशास्त्री चिंतक होने के नाते गोविंद सदाशिव घुरिये, GS घुरिये, इनका क्या महत्वपूर्ण योगदान है, इसे भी हमें जानना होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि समाजशास्त्र का उदय पश्चिम में हुआ, लेकिन भारत में इसकी शुरुआत विषय के रूप में बहुत बाद में हुई। यद्यपि भारत में का जो चिंतन है या जो हमारे शास्त्रीय ग्रंथ हैं समाज के बारे में, उनमें काफ़ी समय से लिखा जा रहा था, लेकिन एक डिसिप्लिन के रूप में, एक विषय के रूप में समाजशास्त्र बाद में स्थापित हुआ। तो पैट्रिक गिडिंग्स की अध्यक्षता में बॉम्बे विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र की शुरुआत 1914 में हो गई थी, लेकिन घुरिये उनके बाद में समाजशास्त्र विभाग को स्थापित करने वाले, भारत में समाजशास्त्र विषय को आगे बढ़ाने वाले प्रमुख व्यक्ति हैं। 1924 में समाजशास्त्र विभाग बॉम्बे विश्वविद्यालय में शुरू किया और इन्हीं के कंट्रीब्यूशन से आगे समाजशास्त्र में बहुत कार्य हुए। प्रमुख रूप से यदि हम देखें तो पहली बात तो यह कि इन्होंने समाजशास्त्रीय योगदान के तौर पर देखा जाए तो कई किताबें लिखी। जब भी आप पाठ्यक्रम में किसी अवधारणा को पढ़ते हैं भारतीय समाज के संदर्भ में, तो आपको कहीं ना कहीं
इनके संदर्भ की आवश्यकता होती है। जैसे जब आप जाति पढ़ते हैं तो जाति, वर्ग और व्यवसाय, कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन इनकी किताब है। कास्ट एंड रेस इन इंडिया, यानी जाति और प्रजाति के ऊपर जो इनका रिसर्च वर्क था, जो इन्होंने डॉक्टर रिवर्स के निर्देशन में किया था, वह कास्ट एंड रेस इन इंडिया के रूप में प्रकाशित हुआ। यह जो स्टडी थी इनकी शोध की, वह जाति का जो एथनिक कंसेप्ट है, एथनिक थ्योरी है, जाति कैसे बनी, इसके आधार पर इनका अध्ययन था। और आप यह भी भली भांति जानते होंगे कि डॉक्टर रिवर्स जो हैं, उन्होंने प्रजातीय आधार पर भारतीय समाज में जातियों को समझने का अध्ययन भी किया। डॉक्टर रिवर्स प्रसारवादी विद्वानों में से थे, तो घुरिये के विचारों में भी हमें कहीं ना कहीं उन चीज़ों को देखने का यह मालूम होगा कि कैसे समाजशास्त्र में उन्होंने उन विचारों से सहमत होकर आगे अपने अध्ययन में उसको लिया। घुरिये का एक योगदान, एक जहाँ तक इस बात पर हम देखें कि उन्होंने एक विषय को स्थापित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया, वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उनके द्वारा जो एक लंबी श्रृंखला तैयार हुई समाजशास्त्री विद्वानों की, उनके विद्यार्थियों में आप कई नाम गिन सकते हैं। प्रमुख रूप से आप एम.एन. श्रीनिवास को पढ़ते हैं, इरावती कर्वे को पढ़ते हैं, देसाई को पढ़ते हैं। ये सब उनके विद्यार्थी थे जिन्होंने समाजशास्त्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो एक तो यह बात है, दूसरी प्रमुख बात यह है कि इन्होंने भारतीय समाजशास्त्रीय अनुसंधान परिषद की स्थापना, शुरुआत इनके माध्यम से हुई, और एक समाजशास्त्री बुलेटिन, सोशलॉजिकल बुलेटिन शोध पत्रिका का प्रकाशन भी इनके निर्देशन में प्रारंभ हुआ 1952 में। तो इस तरह से हम ये समझ सके हैं कि जी.एस. घुरिये भारत में समाजशास्त्र विषय को स्थापित करने और उसे आगे बढ़ाने में किस तरह से इनका योगदान था। किसी भी विचारक की कार्य करने की जो पद्धति होती है, इसके बारे में भी हमें जानना आवश्यक होता है। घुरिये के बारे में एक स्पष्ट रूप से हम आपको बताना चाहेंगे कि जी.एस. घुरिये ने जो अध्ययन किया उसके कई तरीके हैं, यानी मेथोडोलॉजिकल प्लूरलिज्म इनके अध्ययन में देखने मिलता है। पद्धति शास्त्रीय बहुलता को इन्होंने अपनाया, जहाँ एक और शास्त्रीय ग्रंथों का अध्ययन इन्होंने किया, कंटेंट एनालिसिस को अपनाया, एथनिक आधार पर जो है इन्होंने अध्ययन किए, वहीं इन्होंने क्षेत्रीय अध्ययन को भी किया। यानी बॉम्बे में मध्यम वर्गीय परिवारों में जो उनकी सेक्स हैबिट्स हैं, इनकी स्टडी इन्होंने की, अनुभविक अध्ययन। महादेव कोली ट्राइब का अध्ययन इन्होंने अनुभविक अध्ययन किया, लेकिन बाकी के जो अध्ययन हैं वो इनके शास्त्रीय ग्रंथों पर आधारित हैं। तो कई तरह की पद्धति का इन्होंने इस्तेमाल किया। महाराष्ट्र में ब्राह्मण परिवार में जन्मे जी.एस. घुरिये, इसलिए उनका जो भाषा पे अधिकार है, एक तो मराठी ग्रंथों में भी इन्होंने, भाषा में भी इन्होंने कई सारे अध्ययन किए, संस्कृत पर भी इनका पूरा कमांड था, और हिंदी अंग्रेजी के साथ इन्होंने कई तरह की भाषाओं में काम करके और हमारे भारत को समझने की एक अलग दृष्टि विकसित की। जी.एस. घुरिये के बारे में संक्षेप में जानने के बाद हम आपको भारत विद्या शास्त्र उपागम क्या है, इसके सामान्य अर्थ से परिचित कराना चाहते हैं। विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते होंगे कि जब ब्रिटिशर्स भारत में आए तो कई विद्वानों का भारत की संस्कृति को समझने का अपना एक दृष्टिकोण था कि कैसे भारतीय समाज को समझा जाए। न केवल भारत को, बल्कि दुनिया की अन्य सभ्यताओं को, संस्कृति को समझने का भी प्रयास समय समय पर किया गया। भारत में विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की जो स्थापना की थी, उसका उद्देश्य एक तरह से भारतीय समाज को समझना था। तो जो प्राच्य विद्या के आधार पर समझने का जो एक तरीका है कि कैसे हम पुरानी चीज़ों में से उस देश की सभ्यता, संस्कृति को समझें,
तो यहाँ के जो ग्रंथ हैं, साहित्य हैं, इनके आधार पर प्राचीन विद्वानों ने काम किया। लेकिन उन्होंने जिस तरीके से समझा, उसमें उन्होंने भारतीय समाज के बारे में जो छवि प्रस्तुत की, उसको अध्ययन करने के बाद यह समझ में आया कि भारत तो एक विविधता वाला देश है। यहाँ की संस्कृति बिल्कुल अलग है। यहाँ के सारे जो तरीके हैं, तौर तरीके, यहाँ का जो परंपरा है, वह अन्य समाजों से भिन्न है। तो इसको समझने के लिए, भारत का अध्ययन करने के लिए अलग से एक तरीका अपनाया जाए, उसे भारत विद्या शास्त्र उपागम कहा गया, यानी इंडोलॉजिकल अप्रोच कहा गया। जीएस घुरिये ने नए ढंग से भारतीय समाज को समझा और उन्हीं शास्त्रीय ग्रंथों का सहारा लिया जिनके माध्यम से भारत के इतिहास, भारत की संस्कृति, भाषा इत्यादि को समझने के आधार पर अपना एक व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। तो इसे हम जीएस घुरिये के भारत विद्या शास्त्र उपागम के रूप में समझ सकते हैं। भारत विद्या शास्त्र उपागम में जीएस घुरिये ने किन बिंदुओं को महत्वपूर्ण तरीके से समझाया, इसमें हम कुछ प्रमुख पक्षों को जो उन्होंने भारतीय समाज को समझने के बारे में प्रस्तुत किए, उनको क्रमशः आगे आपसे साझा करेंगे। सबसे पहले जाति, परिवार विवाह नातेदारी, जनजाति, धर्म, ग्रामीण नगरीय समाज के बारे में उनके विचार और सामाजिक तनाव के बारे में उनके विचार। इन सभी पक्षों को क्रमशः हम संक्षेप में जानने का प्रयास करेंगे। इन सभी पक्षों पर जो विचार जीएस घुरिये ने दिए, उसे ही भारत विद्या शास्त्र उपागम के रूप में समझा जाता है। विद्यार्थियों, इस व्याख्यान के बारे में मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि न केवल यह बीए तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम का हिस्सा है, बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं में यूजीसी नेट, यूपीएससी जैसे जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उनमें भी समाजशास्त्र में यह जो आज का व्याख्यान है, इसको विषय वस्तु में शामिल किया जाता है। इसलिए आप इसे बहुत ध्यान से नोट करिए और इसके बारे में चिंतन भी करिए। सबसे पहले हम बात करते हैं जीएस घुरिये के विचार जाति के ऊपर। देखिए, अन्य विद्वानों ने जाति के ऊपर अपने अपने अलग अलग जाति की उत्पत्ति कैसे हुई, जाति क्या है, इस पर विचार दिए। लेकिन जीएस घुरिये ने जो विचार रखे, उसमें प्रमुख रूप से जो बात है वह क्या है कि उनके द्वारा जाति को जिस तरह से समझाया गया, उसमें जाति के लक्षणों को स्पष्ट कर दिया गया। यानी जब हम घुरिये की जाति की अवधारणा को समझते हैं, घुरिये के द्वारा प्रदत्त जाति की अवधारणा को, तो हम कहीं भी, चाहे वो पूर्व में, उत्तर में, दक्षिण में, पश्चिम में, कहीं भी जाति है, तो हम जाति के बारे में एक समझ विकसित कर सकते हैं। कैसे? घुरिये के अनुसार यह जाति जो है वो एक अंतर्विवाही समूह है जिसमें कुछ खास विशेषताएं होती हैं। कौन कौन से खास लक्षण होते हैं? एक तो ये जन्म पर आधारित है। दूसरा, समाज में जो है वो ऊंच नीच का संस्तरण तैयार होता है। जैसे आप अपने समाज में, हालांकि हम जिस समय में अभी रह रहे हैं उसमें हम संवैधानिक मूल्यों के आधार पर बहुत समानता की बात करते हैं, लेकिन यह भली भांति हम समझ सकते हैं कि हमारे समाज की जो परंपरा है, जो हमारे तरीके हैं, उनमें हम जाति को एक सोपान में समझते हैं। कैसे? एक ऊंच नीच का क्रम, यानी कुछ जातियां ऊपर हैं और फिर क्रमशः उनसे नीचे। सामान्य रूप से आपने बीए प्रथम वर्ष में वर्ण का जो क्रम पढ़ा था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उसी क्रम में जातियों का भी सोपान होता है। अब ये सोपान कैसे है? तो घुरिये ने कहा कि इनमें अपने ही समूह में विवाह पे प्रतिबंध होता है, यानी अब जाति अंतर्विवाही होती है, अपनी जाति में विवाह करना का नियम होता है। दूसरी चीज, व्यवसाय निश्चित होता है, खान पान पर प्रतिबंध होता है, यानी सामाजिक धार्मिक निर्योग्यताएं जाति के ऊपर कुछ लगाई जाती हैं। तो प्राचीन भारतीय समाज में जो धार्मिक
ग्रंथों का इन्होंने अध्ययन करके चीजें निकाली, उनसे इन्होंने जाति के लक्षण को स्पष्ट कर दिया। तो देखिए, अब हम जब जाति के बारे में समझने का प्रयास करते हैं तो इन लक्षणों पर हमारा ध्यान चला जाता है कि जाति जन्म पर आधारित है, जाति में विवाह होता है, जाति में खान पान का निषेध है, धार्मिक सामाजिक निर्योग्यताएं हैं, पेशे पर प्रतिबंध है इत्यादि। तो इस तरह से घुरिये ने जाति के ऊपर अपने विचार रखे। दूसरी बात यह कि परिवार विवाह और नातेदारी के संबंध में इन्होंने जो अपना विचार रखे, तो भारतीय समाज में संयुक्त परिवार जो प्रथा है उसमें जाति के नियमों का पालन करने के जो नियम हैं वो सुनिश्चित किए जाते रहे हैं। यानी हम नातेदारी संबंधों में किनसे कैसा व्यवहार करेंगे, और विवाह के लिए गोत्र बहिर्विवाह, यानी एक ही गोत्र के लोग आपस में विवाह नहीं करते, और जो है अनुलोम विवाह का चलन समाज में प्रचलित रहा है। तो कैसे परिवार और नातेदारी के संबंध, विवाह के तरीके परंपरागत भारतीय समाज में रहे हैं, इसके ऊपर घुरिये ने प्रकाश डाला। धर्म के बारे में घुरिये ने कई पक्षों में लिखा, यानी तकरीबन 6 पुस्तकें इन्होंने इस पे लिखी। एक पुस्तक इंडियन साधु बहुत फेमस है इनकी। देखिए, इन्होंने धर्म के बारे में ये बताया कि भारतीय जो परंपरागत विचार हैं उसमें ब्राह्मणों ने जिन ग्रंथों की रचना की, या जिस तरह से आर्य हमारे देश में वैदिक संस्कृति को जन्म दिया गया और वो कैसे आगे बढ़ी, उसमें उन्होंने ब्राह्मणों के द्वारा जो रचित नियम हैं, इनको, कर्मकांड, पवित्रता की धारणा को, इन सब चीज़ों को व्यापक तरीके से लिखा। और इंडियन साधु यानी भारत में साधु की जो भूमिका है, इसके बारे में इन्होंने एक अपने तरीके से अभिमत रखा। जैसे सामान्य रूप से जब हम साधु की बात करते हैं तो दिमाग में क्या आता है कि साधु का मतलब कौन, जिसने सब कुछ छोड़ दिया, त्याग कर दिया, ठीक है। घुरिये का यह मानना था कि वास्तव में साधु का यह मतलब तो होता है कि उसने सामाजिक जीवन का परित्याग कर दिया, लेकिन यदि हम भारतीय समाज के संदर्भ में देखें तो साधु क्या करते हैं? साधु समाज से अपने आप को सामाजिक जीवन से भले ही अलग कर लें, लेकिन समाज में एक निर्णायक भूमिका का काम करते हैं, समाज को निर्देशन देने का काम करते हैं। समाज में उनकी प्रतिष्ठा, उनकी स्थिति का आधार भी ये होता है। कुछ प्रमुख उदाहरणों से इस बात को आप समझ सकते हैं। इसका जिक्र उन्होंने अपनी पुस्तक में भी किया। जैसे आदि शंकराचार्य की जब हम बात करते हैं, तो जब हम भारत के राष्ट्रीय एकीकरण की बात करते हैं तो उसमें शंकराचार्य के बारे में हम सभी यह जानते हैं कि सांस्कृतिक एकीकरण का जो आधार है वो शंकराचार्य ने प्रदान किया। उन्होंने चारों दिशाओं में मठों की स्थापना की, भारत को सांस्कृतिक रूप से जोड़ने का जो प्रयास था वो किया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो और भी साधु क्रमशः समाज में प्रतिष्ठित रहे हैं, उन्होंने न केवल ज्ञान का अर्जन किया बल्कि समाज में उनकी निर्णायक भूमिका रही है। विद्यार्थियों, यदि आप सामान्य ज्ञान की किताबों का अध्ययन करते हैं या दैनिक अखबार नियमित रूप से पढ़ते हैं तो आपको याद भी होगा कि राम जन्मभूमि वाले विवाद में मध्यस्थता के लिए बनाया गया था पैनल हमारे देश में। उसमें श्री श्री रविशंकर महाराज जी को भी रखा गया था। यानी हम देखें तो वास्तव में हमारे यहाँ जो इस तरीके का जीवन जीते हैं, जिन्होंने अपने पारिवारिक सामाजिक जीवन से हटके आध्यात्म की तरफ रुख किया है, वह समाज से कटते नहीं हैं बल्कि समाज में निर्णायक भूमिका में रहते हैं। इस तरह से उन्होंने एक नए ढंग से समाज को समझने का दृष्टिकोण रखा। जनजातियों के बारे में उनकी क्या राय थी? आप लोगों ने बीए प्रथम वर्ष में जनजाति वाली जब अवधारणा को पढ़ा होगा तो आपने जीएस घुरिये के बारे में याद किया होगा कि जनजातियों को पिछड़े हिंदू किसने कहा? तो जीएस घुरिये ने कहा। अब पिछड़े हिंदू कहने से तात्पर्य क्या है? क्यों यह बात सामने आई? तो देखिए,
भारत जब आज़ाद हुआ तो जीएस घुरिये का जो अभिमत है, चूंकि जीएस घुरिये एक राष्ट्रीय विचारधारा को लेके चलते हैं, उन राष्ट्रवादी विचार उनके उसमें हैं, विचारधारा में शामिल हैं, तो उन्होंने जनजातियों को भी उसी तरीके से समझने का प्रयास किया और अपना अभिमत भी रखा। उन्होंने कहा कि भारतीय सीमा में रहने वाले जो आदिम समूह हैं, जो जंगलों में निवास कर रहे हैं, वो दरअसल भारत का ही हिस्सा हैं और उनके तौर तरीके यदि देखें, जैसे उन्होंने महाराष्ट्र की एक जनजाति का महादेव कोली का अध्ययन भी किया। इसके अलावा जनजातियों के बारे में उन्होंने जो अभिमत रखा उसमें उन्होंने कहा कि उनके रीति रिवाज, उनके विश्वास के तरीके देखें यदि हम, तो कहीं ना कहीं हिंदू जो संस्कृति के हिस्से हैं, यानी जैसे हम देवी देवताओं में जो विश्वास करते हैं, बहुत सारे देवी देवताओं में, या हमारे जो पवित्रता के संबंध में विचार हैं, उन्होंने कहा कि कुछ रीति रिवाजों में उनमें पिछड़े हिंदू होने की झलक मिलती है। तो उन्होंने यह अभिमत दिया कि भारत आज़ादी के बाद क्या नीति अपनाए जनजातियों के बारे में, इसके बारे में उनका स्पष्ट दृष्टिकोण था कि इन्हें सात्मीकरण की प्रक्रिया से जोड़ दिया जाए। सात्मीकरण मतलब ये हमारे इनका साथ साथ में विकास हो, यानी इनको एक राष्ट्र की सीमा में रह के इनके बारे में भी समानता का, विकास का रास्ता अपनाया जाए, इन्हें अलग ना छोड़ा जाए। जबकि दूसरे विद्वान जैसे वेरियर एल्विन का यह अभिमत था कि जनजातियों को पृथक रूप से अपने तरीके से जीने का अवसर मिलना चाहिए। तो जीएस घुरिये ने जनजातियों के बारे में भी अपने स्पष्ट अभिमत रखे। ग्राम और नगर के बारे में इनका यह सोच था कि भारत में, जैसा कि आप लोग ग्रामीण जब अध्ययन करते हैं ग्रामीण समाज का, भारतीय समाज का, तो आप ये भली भांति समझ सकते हैं कि प्राचीन भारतीय समाज में हम ग्रामीण समाज को किस रूप में समझते हैं कि ग्राम एक पूर्ण आत्मनिर्भर इकाई थे, ऐसा ही समझते हैं। गांव में अपना उत्पादन होता था, अपने तरीके से लोग अपना शासन करते थे, पंचायतें होती थीं, सादा जीवन होता था और अनौपचारिक नियंत्रण से रीति रिवाज, धर्म, विश्वास, नातेदारी, संयुक्त परिवार, जाति, पंचायत, ये सब गांव को जोड़े रखती थी। ठीक है। घुरिये ने ये कहा कि प्राचीन समय में बाजार जो था वो गांव में जब ज़्यादा उत्पादन हो जाता था तो शहरों में उस चीज़ को बेचा जाता था, और वो गांव की जो कला थी, ठीक है, जैसे हमारे भारत में बहुलता वाली संस्कृति है, अलग अलग क्षेत्र में आप देखिए, हर एक क्षेत्र में अलग अलग तरीके की कला है, अलग अलग वस्त्र कला, काष्ठ कला, कितने तरह की शिल्प कला। आप देखिए, लोक संस्कृति को जब आप समझते हैं तो आपको मालूम होगा कि भारत में कई तरह की विविधता है। तो वो सारी चीज़ें जो ग्राम में एकत्र होके, तैयार होके जो ज़्यादा होता था, वो शहरों की तरफ आ जाता था। ठीक है। लेकिन घुरिये का यह मानना है कि गांव जो पूर्ण आत्मनिर्भर इकाई थे, अंग्रेजों के आने के बाद, नगरीकरण की प्रक्रिया तेज होने के बाद हुआ क्या कि सब कुछ उलट गया। उलट कैसे गया कि जो नगरों में जनसंख्या का केंद्रीकरण बढ़ता गया और नगर के हिसाब से गांव में जीवन शैली बदलने लगी। अब नगरीय आवश्यकताओं के हिसाब से ग्राम में काम होने लगा। तो जो परिवर्तन की प्रक्रिया है वो कुछ अलग तरीके से प्रभावित होने लगी। यानी गांव जिस तरीके से पूर्ण स्वतंत्र और सहकारिता, मिलकर रहना, ये सब जो चीज़ें थीं वो धीरे धीरे खत्म होने लगी। और अब हम देखते हैं कि ग्रामीण समाज में कितनी समस्याएं पैदा हो रही हैं। इसके अलावा उन्होंने सामाजिक तनाव की भी बात किया। सोशल टेंशन इन इंडिया उनकी प्रमुख पुस्तक है। उन्होंने कहा कि सब कुछ अच्छा है, हम अभी तक जो समझे हैं उनके विचारों से, तो हमको लग रहा है कि भारतीय समाज के बारे में उन्होंने जो दृष्टिकोण प्रस्तुत किया, तो वो हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं इनसे लेकर जो चीज़ों को व्याख्या की, उससे हमें लगता है कि भारतीय समाज में लगातार सब कुछ बहुत अच्छा है, समरसता है, राष्ट्रीय एकता है, सब कुछ है। लेकिन संस्कृति और सभ्यता और सामाजिक तनाव के बारे में भी हम थोड़ा सा उनके विचारों पर प्रकाश डालें। उन्होंने कहा कि हर एक समाज में, चूंकि भारतीय समाज में बहुलता है, तो यहाँ भी कई तरह के
जो समस्याएं हैं वो पैदा हो सकती हैं। तो विशेष रूप से किससे हो सकती हैं? तो उन्होंने कहा जो कमजोर वर्ग है, अल्पसंख्यक है, भाषाई अल्पसंख्यक हैं, धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक हैं, पिछड़ा वर्ग है, अनुसूचित जाति जनजाति, इनसे जो है तनाव की स्थितियां निर्मित हो सकती हैं, क्योंकि वंचना में या तुलनात्मक रूप से अभावबोध की स्थिति में तनाव होते हैं। और समूह में एक साथ रहते रहते जब अलग अलग, जैसे धर्म के बारे में, हमारे भारत में अलग अलग धर्म के लोग निवास करते हैं, विशेष रूप से इस्लाम धर्म और हिंदू धर्म के बारे में उन्होंने स्पष्ट किया कि चूंकि ये हमारे बाहर से आया हुआ धर्म था, भारत में यहाँ मूल धर्म नहीं था, लेकिन यहाँ सब लोग रहते हैं, पर चूंकि विचारधारा अलग है, धर्म के विश्वास के तरीके अलग हैं, तो इससे क्या होता है कि आपस में कभी कभी सांप्रदायिक तनाव की स्थिति निर्मित होने लगती है। और जो कमजोर वर्ग है उसमें भी अपने अधिकारों को लेके, वंचना को लेके तनाव पैदा हो सकते हैं। तो भारत में किस तरह से तनाव पैदा हो सकते हैं, इसके बारे में भी उन्होंने प्रकाश डाला। एक और बात संस्कृति और सभ्यता के बारे में, तो घुरिये का ऐसा मानना था कि भारतीय संस्कृति अभी तक सतत रूप से क्यों बनी रही, क्योंकि ब्राह्मणिकल जो है इस पे प्रभाव बहुत रहा। यानी ब्राह्मणों ने जिस तरीके से नियम बना दिए, जो शास्त्रों की रचना की, ग्रंथों की, उन नियमों को क्रमशः जो है समाज में परंपराओं, मूल्यों और धार्मिक विश्वासों की तरीके से आगे बढ़ाया गया, वो आज भी बने हुए हैं। तो हमारी संस्कृति की एक बहुत अच्छी बात, सभी संस्कृतियों में क्या होता है कि कुछ ना कुछ चीज़ें तो व्यक्ति अपने हिसाब से उन चीज़ों से हम अनुकूलन करते जाते हैं और वो नियम हमारे जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन कुछ ना कुछ, चूंकि इनके ऊपर डॉक्टर रिवर्स का प्रभाव था, और रिवर्स जो हैं वो प्रसारवादी विद्वानों में से एक माने जाते हैं, तो यह इन्होंने भी माना कि कुछ नई चीज़ें जब शामिल होती जाती हैं तो वो हमारे उसका हिस्सा बनती जाती संस्कृति का, और इस तरह से हमारी संस्कृति, सभ्यता जो है विकसित होती गई। और आगे हम निरंतर देख रहे हैं कि इसमें परिवर्तन और विकास की प्रक्रिया निरंतर चल रही है। तो हमने संक्षेप में जीएस घुरिये के भारत विद्या शास्त्र उपागम के कुछ प्रमुख पक्ष जो भी उन्होंने अपने विचार का केंद्रित करके रखे थे इस भारतीय समाज को समझने के लिए, उन पर प्रकाश डाला। घुरिये के विचारों की कुछ आलोचनाएं भी की गई। जैसे इनके बारे में यह कहा गया कि चूंकि इनका राष्ट्रवादी अप्रोच है, तो इन्होंने सिर्फ इसकी प्रशंसा की है, और साथ में इन्होंने ब्राह्मणीकरण की, जो एक तरह से ब्राह्मणों के प्रभुत्व की, उसको स्वीकार करके और ये माना कि हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो इस तरह से इनके ऊपर यह आरोप लगाए जाते हैं, और यह भी आरोप लगाया जाता है कि इन्होंने जो भी व्याख्या की है वो सब शास्त्रीय ग्रंथों के आधार पर की है, और शास्त्रीय ग्रंथों में हमेशा आदर्श की स्थिति लिखी होती है, वर्णित होती है। किसी भी कथा, साहित्य या ग्रंथ में जब आप पढ़ेंगे, समझेंगे, तो क्या होता है कि बहुत अच्छे अच्छे पक्ष का उद्घाटन होता है। यानी उसमें ऐसा लिखा होता है कि हम एक ऐसे समाज में रह रहे हैं जहाँ सब कुछ अच्छा है। जैसे हमने कुछ नियम की बात की कि भारतीय समाज में ऐसा था, तो हम उन नियम पे ही फोकस कर देते हैं। फिर इसके अलावा कुछ उसके परे हटके यदि किसी ने उल्लंघन किया, उसका जिक्र नहीं होता, क्योंकि उन ग्रंथों में, धार्मिक ग्रंथों में या जो हमारा साहित्यिक स्रोत हैं, इनमें हम समाज के नियमों की व्याख्या या आदर्श स्थिति की व्याख्या करते हैं। तो इस तरह से तटस्थ होकर देखा जाए तो ये अनेक विद्वान इस पर आरोप लगाते हैं। कुछ का यह कहना है कि इन्होंने सिर्फ अपना एथनिक आधार पर या प्राचीन ग्रंथों को ही आधार मानकर भारतीय समाज को समझाया, जबकि भारतीय समाज को क्षेत्रीय आधार पर समझें तो बहुत अलग स्थितियां भी निकल सकती हैं। इनके ही शिष्य ने आगे एम.एन. श्रीनिवास ने भारतीय समाज में जाति, प्रभु जाति, संस्कृतिकरण की जो अवधारणा है वो क्षेत्रीय अध्ययन के आधार पर की। लेकिन यहाँ विद्यार्थियों, हम एक बात समझेंगे कि जैसा कि मैंने पूर्व में भी आपसे कहा था कि जीएस घुरिये ने अपने अध्ययन में पद्धति शास्त्रीय बहुलता
उसको अपनाया है, यानी किसी एक पर केंद्रित नहीं रहे हैं। इन्होंने जनजाति का अध्ययन किया, वो भी अनुभविक अध्ययन था। मध्यम वर्गीय परिवारों का अध्ययन किया, वो भी अनुभविक अध्ययन था। तो इस तरह से इन्होंने कई तरीके से अध्ययन किया और समाजशास्त्र में इनके योगदान को हम ये कह सकते हैं कि भारत में समाजशास्त्र के उद्भव के साथ में विकास का जो एक नज़रिया था, जीएस घुरिये ने प्रदान किया। तो आज के व्याख्यान में आप यह समझ सके होंगे कि भारत विद्याशास्त्र उपागम का अभिप्राय क्या है। संक्षेप में हम पुनः बताना चाहेंगे कि भारतीय समाज को समझने के लिए शास्त्रीय ग्रंथों के आधार पर भारतीय समाज में इतिहास, संस्कृति, भाषा इत्यादि को समझने का जो आधार है, उसे हम भारत विद्याशास्त्र उपागम के रूप में समझ सकते हैं। और इसके बाद जीएस घुरिये ने अपने जो विचार इस उपागम के माध्यम से रखे, उनके प्रमुख पक्षों में हमने जाना जाति, जनजाति, परिवार, विवाह, नातेदारी, धर्म, ग्रामीण नगरीय समाज के बारे में, सामाजिक तनाव के बारे में, संस्कृति सभ्यता के बारे में। तो क्या इन्होंने अलग अलग पक्षों में अपने विचार रखे, इसको आप व्याख्यान में सुनकर आलेख करके जब आप तैयार करेंगे तो क्रमबद्ध रूप से आप भली भांति अपने प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। आज के व्याख्यान में बस इतना ही। अगली कक्षा में हम पुनः उपस्थित होंगे। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे बीए तृतीय वर्ष समाजशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए प्रथम प्रश्न पत्र समाजशास्त्रीय विचारक की चौथी इकाई पर आधारित ध्वनि कार्यक्रम जीएस घुरिये का भारत विद्याशास्त्र उपागम, जीएस घुरिये's इंडोलॉजी। कार्यक्रम की विषय विशेषज्ञ और वार्ताकार थीं डॉक्टर माधवी लता दुबे, उद्घोषिका थीं डॉक्टर अनीता कौशल और कार्यक्रम समन्वयक थे तरुण सेन। इस कार्यक्रम का ध्वनि मुद्रण, संपादन और प्रस्तुतिकरण किया अमर बहादुर यादव ने। ये ध्वनि कार्यक्रम मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय के तकनीकी विभाग के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC द्वारा निर्मित किया गया।